एक्सेल वाली फाइल को ओपन कर लीजिएगा एंड इफ यू सी दैट कि मैंने क्या किया है कि मैंने वो जो प्रॉब्लम था हमारे पास दिस वन, मैंने इस मैथ मॉडल को जो है वो एक्सेल के अंदर शिफ्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। उसको एज इट इज मॉडल को मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो हमने अभी मैथ्स मॉडल बनाया है। सो हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है x1 की विच इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ मॉडल A और x2 की विच इज नंबर ऑफ मॉडल B। हमने करना क्या है, जब भी मैंने ये शीट जो है वो डिजाइन किस तरीके से करनी है, वो इस तरीके से करनी है कि यहाँ पे मैंने ये सिंपल आपने खुद से लिख लेना है जो डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। और इन दो सेल्स को जो है वो मैं, आप बेशक आप लोग भी डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो उसके आंसर्स चाहिए, ओके, कि मुझे पता चले कि मैं मॉडल ए कितने बनाऊं, मैं मॉडल बी कितने बनाऊं। सो दीज आर द डिसीजन वेरिएबल्स। तो मुझे यहाँ पे अपने आंसर्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट मुझे अपने प्रॉफिट का भी आंसर चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इंडिकेट करूं कि एक मॉडल ए को बनाने के लिए मुझे कितने प्रॉफिट मिल रहा है विच इज ₹2, और एक मॉडल बी को बनाने के लिए कितना प्रॉफिट मिल रहा है ₹1.5, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से मैंने क्या कर देना है, मुझे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा व्यू बड़ा करूं, सो मैं यहाँ पे जो है वो फार्मूला लगाऊंगा इक्वल सम प्रोडक्ट का। सो ये जो इक्वल सम प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई करे इस वाले सेल से, क्योंकि 2 इंटू x1 है, प्लस वो मल्टीप्लाई करे 1.5 इंटू x2, वो जो कि ये वाला सेल है। तो अब मैंने क्या कर लिया, ये वाले सेल जो है वो फिक्स रहेंगे, बिकॉज हम क्या कर रहे होंगे, जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इक्वल सम प्रोडक्ट। सो G6 मेरे वाला जो सेल बन रहा है दैट इज G6 इज इक्वल टू द x1 और H6 इज इक्वल टू x2। सो इन दोनों सेल्स को मैंने फिक्स कर दिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डॉलर साइन, और मैंने कॉमा डाल के इनको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, G8 मीन जहां पे मैंने प्रॉफिट पर यूनिट लिखा हुआ था, और H8 से मीन दिस इज G8, दिस इज H8। सो उस फॉर्मूला के अंदर मैंने पुट कर दिया, ठीक है जी। ओके, सो ये बेसिकली इस सेल के अंदर क्या आ जाएगा कि वंस वी आर एबल टू गेट द आंसर ऑफ x1 एंड x2, वो क्या करेगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा इसकी वैल्यू से, इस 1.5 को मल्टीप्लाई करेगा इसकी वैल्यू से, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंस्ट्रेंट्स। सो हमारे पास वी नो दैट कि एक प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमें 3 ग्राम ऑफ कास्ट आयरन चाहिए, एक प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए हमें 4 ग्राम ऑफ कास्ट आयरन चाहिए, और टोटल कास्ट आयरन 1000 है, ठीक है। इसी तरीके से लेबर आर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि मेरे पास 1200 मिनट्स अवेलेबल है, और एक मॉडल ए को बनाने के लिए मुझे 6 मिनट्स चाहिए, एक मॉडल बी को बनाने के लिए मुझे 3 मिनट्स चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1200 होना चाहिए। और लास्ट जो हमारी कंस्ट्रेंट थी वो ये थी कि हम मॉडल ए जो है उसका कॉफिशिएंट 1 है, मॉडल ए जो है वो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 180 होना चाहिए, मीन मॉडल ए का आंसर जो है वो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जो एक्स बी का कॉफिशिएंट, क्योंकि एक्स बी था ही नहीं उस कंस्ट्रेंट में, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम मैंने ये सेम फार्मूला जो है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दें, ठीक है। सो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इनका कलर जो है वो चेंज कर दिया था, इसको हम व्हाइट कलर करें, मीन नो फिल। ओके, ड्रैग करने से क्या हम रहा था कि मीन अब यहाँ पे अगर आप देखो तो वही फार्मूला जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो फिक्स है दैट इज G6H6, कि हम चाह रहे हैं कि ये डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे होंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी हम बना रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि मैं कितने कास्ट आयरन इस्तेमाल करूं, कितने लेबर आर इस्तेमाल करूं। सो इसके अंदर मैं क्या करूं, बेसिकली 3 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने कास्ट आयरन इस्तेमाल किया आउट ऑफ 1000। इसी तरीके से लेबर आर में मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल सम प्रोडक्ट लिखा रहा हूँ। सो उसका क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो वी वुड बी एबल टू नो कि हम कितना लेबर टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो वी वुड एबल टू नो
कि we shouldn't be exceed 180 यूनिट ऑफ द मॉडल ए प्रोडक्ट. इज इट क्लियर जी? अब हमने इसको सॉल्व करना है. सो सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द डाटा. ठीक है जी, हम डाटा मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है सॉल्वर के ऊपर. ठीक है, सो जैसे ही हम सॉल्वर पे आएंगे तो हमारे पास एक विंडो आ जाएगी. सो सबसे पहली जो हमें ऑप्शन वो दे रहा है वो लिख रहा है जी सेट ऑब्जेक्टिव. तो आपने क्या करना है, सेट ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि उस सेल का एड्रेस देना है जहां पे आपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करवाना है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इसको जो है वो आपने करना क्या है, इस एरो साइन पे क्लिक करना है और आपने जहां पे, मैं ये चाह रहा हूँ मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आंसर जो है वो यहाँ पे आए. सो आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड वापस इस एरो पे क्लिक कर देना है. सो हम इस वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, मैं मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ. ठीक है, सो हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं या मिनिमाइज. सो आई वांट टू मैक्सिमाइज, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है बाय चेंजिंग द वेरिएबल सेल. बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल मीन वो कहते हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स कौन से. चेंजिंग वेरिएबल सेल मीन डिसीजन वेरिएबल. सो आप कहाँ पे x1 और x2 का आंसर स्टोर करवाना चाह रहे हो. अगेन मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, I will select on these two cells. So मैंने इन दोनों cells को select कर लिया and we will click on again this cell. So उन cells का हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है जी. So अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे constraints को ऐड करना है. So if I will click on add button, ठीक है, मेरे पास अगेन एक विंडो आ रही है. इस विंडो के ऊपर जो है आपके पास जो लेफ्ट साइड है दैट इज द सेल रेफरेंस. सो यहाँ पे आपने बताना है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर कंस्ट्रेंट्स. सो आप आइदर यू कैन ऐड वन बाय वन कंस्ट्रेंट और आइदर यू कैन ऐड ऑल द कंस्ट्रेंट एट अ सेम टाइम, बट मेक श्योर कि आपके पास उन कंस्ट्रेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि मेरे पास ये सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में है. तो इस वजह से मैं सारी की सारी कंस्ट्रेंट को एक ही गो के अंदर ऐड कर सकता हूँ. वो हम कैसे ऐड करेंगे, आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स की जो हमने ये लेफ्ट साइड के सम फार्मूलाज डाले थे, आपने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इन सेल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करके विद डिसीजन वेरिएबल वो लिखा हुआ. ठीक है, सो हमने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट तरह के सिंबल्स हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे साइंस लेस देन और इक्वल टू थे, तो इसलिए मैंने लेस देन और इक्वल टू लिख लिया. और इस साइड के ऊपर आके आपने क्या कर लेना है, वो जो राइट हैंड साइड्स हैं उनको आपने सिलेक्ट कर लेना. ठीक है जी, वंस यू हैव सिलेक्टेड दैट वन, अब हमने क्या किया, एक ही गो के अंदर हमने तीनों की तीनों कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर लिया एंड वी विल प्रेस ओके. सो वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है जी. सो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेक श्योर करना है कि ये आपका ये जो साइन है मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव, आपने इसको चेक कर लेना है. और नीचे जो लिखा है सिलेक्ट अ सॉल्विंग मेथड, सो मेक श्योर वो आपने सिंप्लेक्स एलपी करना है. ठीक है जी. सो वंस यू डू दैट, कि उसके बाद आपने क्या करना है, यू विल क्लिक ऑन सॉल्व बटन. ओके, सो जैसे आप सॉल्व करोगे, अगर हम देखो तो आपके पास वो x1 का आंसर लिखा हुआ आ रहा है 120, x2 का आंसर लिखा आ रहा है 160 और प्रॉफिट लिखा आ रहा है जी 480. सो इसका मतलब है कि वी शुड प्रोड्यूस मॉडल ए 120 यूनिट्स, वी शुड प्रोड्यूस मॉडल बी 160 यूनिट्स. तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा वो 480 रुपीज टोटल प्रॉफिट आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो वो हमें दो तरह की रिपोर्ट्स जनरेट, इवन तीन तरह की, बट हमारे लिए जो काम की है वो हम दो तरह की रिपोर्ट्स फिलहाल जनरेट करवा रहे हैं. आंसर, ठीक है जी, और एज वेल एज द सेंसिटिविटी जो रिपोर्ट, इन दोनों को आप सिलेक्ट करो एंड प्रेस ओके कर दो. सो जैसे ही आपने प्रेस ओके किया होगा तो आपके पास ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आंसर रिपोर्ट और सेंसिटिविटी रिपोर्ट. अगर मैं सबसे पहले आंसर रिपोर्ट में आऊं तो वो मुझे बता रहा है जी फाइनल वैल्यू, लिखा रहा है प्रॉफिट टोटल फाइनल वैल्यू. सो दैट मीन दिस इज माय टोटल प्रॉफिट व्हिच इज 480 यूनिट्स, जो कि हमने पीछे भी देखा. एक्स मॉडल ए मुझे कितने बनाने हैं 120, मॉडल बी मुझे कितने बनाने हैं 160 यूनिट्स. ठीक है जी. उसके बाद
वो बता रहा है जी लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड मीन जो हमारे पास सेल की वैल्यू थी कि टोटल हमारे पास कास्ट आयरन कितने मौजूद थे 1000, टोटल लेबर आर कितने अवेलेबल थे 120 लेबर आर अवेलेबल थे, टोटल हमारे पास जो प्रोडक्शन हमने करनी थी वो हमने करनी थी 180। अब ये सेल वैल्यू 1000 है और हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है वो भी 1000 है, क्योंकि ये 1000 ये आ गया, दिस मीन्स कि आपके पास जो स्लैक वैल्यू है वो 0 आ रही होगी। अब इस स्लैक वैल्यू 0 का क्या मतलब है कि जितना मेरे पास कास्ट आयरन मौजूद था वो सारे का सारा कास्ट आयरन मैंने इस्तेमाल कर लिया। दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड की। सो जैसे ही आपका स्लैक वेरिएबल 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे वो कंस्ट्रेंट को हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। सो बाइंडिंग का मतलब भी ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड की। अगर नॉन बाइंडिंग है, मीन नॉट बाइंडिंग है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की। क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर हमारे पास स्टेटस लिखा आ रहा है बाइंडिंग और स्लैक लिखा आ रहा है 0, इसका मतलब है कि जितना टोटल कास्ट आयरन मौजूद था वो सारे का सारा कास्ट आयरन हमने इस्तेमाल कर लिया। ओके जी, इसी तरीके से लेबर आर हमारे पास जो 1200 मिनट्स अवेलेबल थे वो सारे के सारे हमने मिनट्स इस्तेमाल किए हैं, दैट्स व्हाई स्लैक इज 0। जबकि थर्ड कंस्ट्रेंट जो है वो नॉन बाइंडिंग है, हमारे पास लिमिटेशन थी कि हम 180 यूनिट तक बना सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्लैक इज 60 यूनिट, सो दैट मीन स्टिल वी कैन प्रोड्यूस मॉडल ए अप टू 160 मोर, बट ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या अगर हम इससे ज्यादा बनाएंगे 120 जो इसका एक्चुअल आंसर आया हुआ है, तो इसको अगर हम 121 अगर बनाते हैं या 122 बनाते हैं तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या आएगा, बिकॉज द आंसर 480 प्रॉफिट और 120 मॉडल ए और 160 मॉडल 160 इज फॉर मॉडल बी, दिस इज द ऑप्टिमम आंसर। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई क्वांटिटी बनाओगे आपका प्रॉफिट 180 से इंक्रीज नहीं कर सकेगा, आपका प्रॉफिट इससे कम नहीं आएगा। आई होप तमाम लोगों को। सो जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास दैट इज अ सेंसिटिविटी एनालिसिस रिपोर्ट। अब ये सेंसिटिविटी एनालिसिस रिपोर्ट हमें क्या इंडिकेट करती है, सबसे पहले हम आ जाते हैं जी वेरिएबल सेल्स के ऊपर। सो वी नो दैट कि हमारे पास जो ऑप्टिमम आंसर आया हुआ है विच इज x1 के हमने 120 यूनिट बनाने और x2 के हमने 160 यूनिट बनाने, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट गिवन थे हमें, वो गिवन थे 2 rupees for each product of model A and 1.5 rupees of each model B, यानी कि हमें प्रॉफिट पर यूनिट जो मिल रहा है अगेंस्ट मॉडल A वो 2 rupees मिल रहा है और प्रॉफिट पर यूनिट हमें 1.5 मिल रहा है अगेंस्ट मॉडल B प्रोडक्ट। ओके, अब हमने जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सेंसिटिविटी एनालिसिस में वो गिवन है जी अलाउएबल इंक्रीज और डिक्रीज। वो कहता है कि अगर हम जो है वो इस प्रॉफिट को, ये जो 2 rupees है, इसको हम इंक्रीज कर दें अप टू 1, मीन 2 + 1 कर दूं अगर मैं, ठीक है, दैट इज 3, और मैं इसको डिक्रीज कर दूं 2.875, ठीक है। सो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.125। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि अगर ये हमारा जो प्रॉफिट है, ये जो 2 rupees है, वो डिक्रीज होके अप टू 1.125 तक चला जाए या इंक्रीज करके 3 तक चला जाए, तो मेरा जो ऑप्टिमम आंसर आया हुआ है कि वो हमें ये कहते हैं कि ऑप्टिमम आंसर है 120 यूनिट, तो मेरा ऑप्टिमम आंसर 120 यूनिट ही रहेगा, मीन आपको मॉडल को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अलबत्ता आपके जो टोटल प्रॉफिट है वो जाहिर बात है वो चेंज होगा बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन, लेकिन ये जो x1 और x2 के आंसर आए हुए हैं ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मसलन हम कहते हैं कि इस वक्त अगर मेरा प्रॉफिट पर यूनिट मॉडल ए के अगेंस्ट 2 रुपए है, लेट से जी हमने अपना प्रॉफिट पर यूनिट का मार्जिन अगर 3 rupees भी कर लें, तो आपका x1 और x2 का आंसर 120 और 160 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो निकाल सकेंगे, मीन मैं इस वक्त जो प्रॉफिट निकाल रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ 2 rupees अगेंस्ट मॉडल ए मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस 1.5 rupees अगेंस्ट मॉडल बी और उसकी क्वांटिटी है 160 और आंसर आया था 480। लेकिन अगर ये चेंजेस हम इनकॉर्पोरेट कर लें और मेरा लेट से जी
प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ मॉडल ए 2 से इंक्रीज करके 3 हो गए. सो दैट इज लाइंग विद इन दिस रेंज. सो हमें ये प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. x1 और x2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट. सो 2 की बजाय क्या आ जाएगा, 3 इंटू 120 प्लस 1.5 इंटू 160. तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज हमारा पर यूनिट प्रॉफिट इंक्रीज कर गया. लेकिन अगर आप कहो कि आप अपने प्रॉफिट पर यूनिट को जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हो अप टू 2 इंस्टेड ऑफ 1, अप टू 2 करना चाह रहे हो और वो प्रॉफिट पर यूनिट 2 की बजाय आप 4 इस्तेमाल करना चाह रहे हो. सो वो कह रहे हैं कि अलाउ कितने अप टू 1 मीन 3 तक जाओगे तो प्रॉफिट ये रहेगा. लेकिन जैसे ही आप इस 1.125 से लेके 3 की रेंज से बाहर आओगे, ठीक है, बाहर जाओगे, तो देन फिर आपका ये जो सोल्यूशन ऑप्टिमम आया था ये ऑप्टिमम नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा. आपको प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है जी, आई होप कि सबको ये क्लियर है हाउ टू. सो वी हैव इंटरप्रेट के हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो अलाउएबल इंक्रीज और अलाउएबल डिक्रीज की क्या इंटरप्रिटेशन है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंस्ट्रेंट साइड. सो कंस्ट्रेंट साइड में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है शेडो प्राइस की. ठीक है, सो शेडो प्राइस क्या इंडिकेट करता है? सो शेडो प्राइस जो है इसको हम ड्यूल प्राइस भी कहते हैं. सो शेडो प्राइस बेसिकली अटैच होता है विद योर राइट हैंड साइड, विद योर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी. ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे जो कास्ट आयरन जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था वो 1000 यूनिट टोटल मेरे पास मौजूद थे और मेरे पास शेडो प्राइस का आंसर आया हुआ 0.2. वो कहता है कि अगर मेरे पास इस में कास्ट आयरन का 1 यूनिट में मजीद और खरीद लूं, ठीक है, मीन 1001 कर लूं, बाय इंक्रीजिंग 1 मोर यूनिट मेरा जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो 0.2 रुपीज इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है जी. सो विच मीन अगर मैं अपना कास्ट आयरन जो है वो 1000 की बजाय इंक्रीज कर लूं अप टू 1 मोर यूनिट में 1001, तो मेरा जो प्रॉफिट पर यूनिट है, जो प्रॉफिट इस वक्त टोटल आया हुआ है 480, वो इंक्रीज कर जाएगा 0.2 रुपीज पर यूनिट बाय इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ कास्ट आयरन. सो दैट मीन अगर मैं एक कास्ट आयरन करता हूं तो 0.2 ऐड कर दो तो 480.2 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं कितना कास्ट आयरन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ. सो अगेन अलाउएबल इंक्रीज या डिक्रीज आ गया. सो विच मीन मैं 1000 को इंक्रीज कर सकता हूँ अप टू 600 और 1000 को मैं डिक्रीज कर सकता हूँ अप टू 300. ठीक है, सो अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है जी 700 और ऐड करूं तो मेरे पास आ रहा है 1600. तो वो मुझे कह रहा है कि अगर आप अपने कास्ट आयरन को डिक्रीज कर दो, ठीक है, फ्रॉम 1000 टू 700 और फ्रॉम 1000 टू इंक्रीज करके 1600 कर दो, तो अगेन आपको जो है वो मॉडल को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप स्टिल वो प्रॉफिट पर यूनिट निकाल सकते हो. मीन इस वक्त मेरा जो प्रॉफिट आया हुआ था वो 180 था. मैंने क्या किया, वो 1000 को इंक्रीज करके, ठीक है, इंक्रीज करके अप टू लेट से 1600 तक ले गया. सो 1600 जो है वो विद इन दिस रेंज है. इट मीन मैंने 600 मोर कास्ट आयरन रॉ मटेरियल बाय कर लिया. तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय शेडो प्राइस, जो इसकी शेडो प्राइस है विच इज 0.2. ठीक है, सो आप 600 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, सो जो आंसर आएगा उसको 480 में मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट वुड बी योर टोटल प्रॉफिट. बट अगर आप कास्ट आयरन 1600 से ज्यादा या 700 से कम बाय कर रहे हो या कम लेते हो, तो देन फिर आपको मॉडल को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. आपका फिर ये ऑप्टिमम आंसर नहीं रहेगा. आई होप कि आपको क्लियर है कि कास्ट आयरन, लेबर कॉस्ट एंड सेम इज द केस ऑफ मॉडल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा. ठीक है, एक और चीज देखिएगा कि आपकी शेडो प्राइस 0 आ रही होगी उस वक्त अगर आपकी जो कंस्ट्रेंट है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट नहीं होगी, वो नॉन बाइंडिंग है. सो दैट मीन आपने अभी सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल ही नहीं किए जिसकी वजह से उसकी शेडो प्राइस वो 0 दे रहा है. सो विच मीन इसका अगर आप एक और यूनिट, इस वक्त आप 120 यूनिट बना रहे हो
और आपके पास जो अवेलेबल थे वो 180 थे। सो 180 की बजाय अगर हम उसका राइट हैंड साइड मजीद भी बढ़ा दें, 181 182 भी कर दें, तो आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। इज इट क्लियर?